तो कम्युनिटी फार्मेसी चैप्टर नंबर 5 पेशेंट काउंसलिंग, राइट। पेशेंट काउंसलिंग अगर हिंदी में बोले तो रोगी परामर्श, मीन्स जो पेशेंट होता है उसकी काउंसलिंग करना, उसका कंसल्टिंग करना, मीन्स उसको किस तरह की समस्याएं हैं और किन चीजों का ध्यान रखना है, मीन्स उसकी प्रॉब्लम को समझना और अपनी चीज को समझाना, यही होता है रोगी परामर्श। बहुत सारे रोगी ऐसे होते हैं जो रोग का नाम सुन के ज्यादा बीमार हो जाते हैं। कोविड टाइम के अंदर मीन्स जिन पेशेंट का कोविड डिटेक्शन नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूं कि जैसे उनको पता चला, टेस्ट में निकला कि उनको कोविड है, उनको हार्ट अटैक आ गया। एक डर था, बराबर। और बहुत सारे लोगों को वाकई में कोविड था। मेरी जानकारी में खुद कई लोग ऐसे जिनको कोविड था, मुझे जानकारी थी, लेकिन जानबूझ के हम लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन दवाएं सारी कोविड की चलाई और वो घर पे ही ठीक हो गए। तो रोगी परामर्श क्या है? पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए होता है। पेशेंट पैनिक ना हो जाए चीजों को समझ के, उसको उसके पॉजिटिव चीजें उसके बारे में समझानी है। तो पेशेंट क्या है, काउंसलिंग बोलते हैं इसको, है ना। देखो इसमें क्या है, पेशेंट का डेफिनेशन और क्या होते हैं बेनिफिट्स पेशेंट काउंसलिंग के, स्टेजेस पेशेंट काउंसलिंग की क्या होती हैं, जैसे पेशेंट काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस और क्लोजिंग काउंसलिंग सेशन। तो आज के वीडियो में ये 2 पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग। कई बच्चों से ये पता चला कि मेरे सेशंस थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों का कहना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, जिस दिन समझ में आ जाएगा लेक्चर की इंपॉर्टेंस, उस दिन ये प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। अभी 2-2 लाइन में शॉर्ट में बनाना शुरू करें, उसके बाद एग्जिट एग्जाम आएगा, पड़े रह जाओगे, बराबर। मैं बताता रहा हूं, हर सब्जेक्ट में 10 से 20 क्वेश्चन बता दूंगा और डिप्लोमा पास करने के लिए सफिशियंट है। उतना पढ़ के जाओ, सफिशियंट पास हो जाओगे। लेकिन क्या डिप्लोमा पास करने से काम हो जाएगा? आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एग्जिट एग्जाम नहीं देना है, कोई और एग्जाम नहीं देना है, गवर्नमेंट मींस मेरा कहने का मतलब जो चीज जहां पढ़ रहे हो वहां कंप्लीट पढ़ लो। क्या फिर दोबारा एग्जिट के लिए यही पेशेंट काउंसलिंग पढ़ने आओगे? तो इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी लोग समझदार हैं। एज पर पीसीआई 10 लेक्चर हैं, राइट। तो देखते हैं भाई, पहले मैंने कहा ना, कुछ बच्चों ने कहा हिंदी में लिख देते हैं तो काफी समझ में आ जाता है। परामर्श एक दृष्टिकोण है, मींस एक एंगल है देखने का, किसको? रोगी को, जिसमें रोगी या कस्टमर की बौद्धिक और भावनात्मक क्षमताओं को समझना और आगे बढ़ाना शामिल है। मींस पेशेंट क्या चाहता है, पेशेंट की भावना क्या है। पेशेंट भाई डॉक्टर के पास आता है, दवाएं लेता है, अब उसके अंदर जो डर है या जो गलतफहमी है, उन सारी चीजों को दूर करना पेशेंट काउंसलिंग के अंडर में आता है। परामर्शदाता यानी कि जो फार्मासिस्ट है, जो काउंसलिंग कर रहा है, यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट है वो किस दौर से गुजर रहा है, मींस उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसकी समस्याएं और उनके तरीके, उनकी समस्या को ठीक करने में मदद कैसे करें। और परामर्श को कभी कभी टॉक थेरेपी भी कहते हैं। ये जो काउंसलिंग है, इसका दूसरा नाम क्या है? टॉक थेरेपी। बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, केवल बात करके पेशेंट को ठीक कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर आप उनसे बात कर लो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो, एनर्जेटिक सा फील करने लगोगे। कुछ लोगों के साथ पूरा पूरा दिन बीत जाता है। हर किसी की लाइफ में ऐसे 1-2 लोग होते हैं कि उनके साथ समय स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है, पूरा पूरा दिन बीत जाता है, बराबर, बात करते करते कि बातें कभी खत्म ही ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं? टॉक थेरेपी। मींस अपनी बातों के थ्रू सामने वाले को कंफर्टेबल कर देना। Okay, it deals with the process of providing important information, advice and support to help the patient. फार्मासिस्ट अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से जो पेशेंट की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुनता है, समझता है, उससे जानने की कोशिश करता है, ठीक। और विद मेडिकेशन टू मेक श्योर दे टेकिंग देम करेक्टली, इस बात को इंश्योर करता है और समझाता है कि ये दवाएं आपको किस तरीके से लेनी। बहुत सारे पेशेंट हैं
3-4 दवा एक साथ मिल गई, बहुत सारे पेशेंट खा नहीं पाते, बहुत सारे पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगा पाते, बहुत सारे पेशेंट जब डायग्नोसिस होती है उनकी डिजीज की उसी में डर जाते हैं। तो उनके डर निकालने का काम यहाँ पे काउंसलिंग में होता है। उनको सही तरीके से दवाएं कैसे कैसे खानी है बस इतना बता दिया गया कि भाई सुबह दोपहर शाम खा लेना, है ना, या बता दिया दिन में 3 बार खा लेना। लेकिन वो 3 बार कैसे खाना है, खाना खाने के पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है। वो खाना खाने के पहले खाना है तो रोटी का बाइट हाथ में है, उसके पहले दवा खा ली, उसके बाद रोटी खा ली, इस तरह खाना है, या आधे घंटे पहले खाना। मीन्स हर वो चीज जो जरूरी है पेशेंट को समझाना, वो सारी चीजें पेशेंट काउंसलिंग में आती हैं। ओके, इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट डिजीज एंड लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल, पेशेंट की लाइफ स्टाइल को समझना और उसको डिजीज के बारे में कंफर्टेबल करना कि भाई डिजीज है, कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं है, है ना, ठीक हो जाएगी। पेशेंट काउंसलिंग प्रोवाइड द वर्बल रिटन इंफॉर्मेशन, एडवाइज द पेशेंट अबाउट द डायरेक्शन टू यूज मेडिकेशन, प्रिकॉशन, सेफ्टी, स्टोरेज ऑफ द मेडिसिन। जो दवा फार्मासिस्ट दे रहा है उस दवा की उस डिजीज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, बराबर, उस दवा की जो डोज है वो किस तरह से लेनी है, मेडिसिन को स्टोरेज कंडीशन को समझाना है कि ऐसा नहीं कि खुले में रख दीजिए। अगर किसी में स्टोरेज कंडीशन की भाई फ्रिज में रखना है तो उसको फ्रिज में रखना है। तो स्टोरेज कंडीशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरा प्रिकॉशन, बहुत सारी ऐसी दवाएं जो दूध के साथ नहीं ली जाती, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो पेशेंट को अगर एलर्जी है तो उस एलर्जी कंडीशन में उसको नहीं लेना है। पास्ट मेडिकेशन उसका क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें पता लगाते हैं फार्मासिस्ट, किसमें, पेशेंट की काउंसलिंग करने में इस बात का अंदाजा लग जाता है। इसीलिए इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट ऑफ पेशेंट काउंसलिंग में कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट अबाउट द मेडिकेशन, मींस पेशेंट के साथ दवाओं के बारे में सिग्निफिकेंट बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है, फार्मासिस्ट को भी पेशेंट को भी। 1 बाय 1 देखते हैं। पहला पोटेंशियल बेनिफिट टू पेशेंट, पेशेंट को भाई क्या फायदा होगा, इंप्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड रिड्यूस द साइड इफेक्ट। अगर फार्मासिस्ट से बात करेगा, फार्मासिस्ट काउंसलिंग करेगा तो फार्मासिस्ट को यह पता चलेगा कि ये पेशेंट पहले कौन सी दवा ले रहा था, और पेशेंट क्या सही तरीके से जब समझ जाएगा कि दवा कैसे लेनी है तो उस दवा का जो इफेक्ट है वो इंप्रूव हो जाएगा, राइट, साइड इफेक्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। इंप्रूव पेशेंट एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट प्लान्स, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्लान के बारे में पता चलेगा कि भाई 1 हफ्ते तक दवा लेनी है, 2 दिन लेनी है, 3 दिन लेनी है, कौन सी दवा का क्या इंपॉर्टेंस है। भाई अभी आपको यह पता चल जाए कि ये कैप्सूल है, कैप्सूल खाने से आपका ब्रेन 10 गुना तेज काम करने लगेगा। पता नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन डॉक्टर ने आपको बताया है। तो एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। आप कैप्सूल खाने के बाद हर बार जज करने की कोशिश करोगे अपने आप को, क्या वाकई में ब्रेन तेज चल रहा है, और धीरे धीरे करते 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 आपको खुद फील होने लगेगा कि पहले से ज्यादा मेमोरी आपकी इनहेंस हो गई है। साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक। रिड्यूस द मेडिकेशन एरर एंड एब्यूज, फार्मासिस्ट की काउंसलिंग के बाद जो मेडिसिन के एब्यूज हैं, मेडिसिन का जो मिसयूज है वो मिसयूज रोका जा सकता है। जो दवा लेने में एरर्स हो जाती हैं वो एरर्स रोकी जा सकती है। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव होता है। इंप्रूव पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग द पेशेंट केयर, पार्टिसिपेशन इन द डिजाइन ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। पेशेंट का जो सेल्फ मैनेजमेंट है दवाओं को लेके, मेडिसिन को लेके, मेडिसिन प्लान को लेके, वो सब इंप्रूव हो जाते हैं। पोटेंशियल रिडक्शन इन द हेल्थ केयर कॉस्ट, अब अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से चल रहा है तो जो पेशेंट 1 महीने बाद ठीक होने वाला है, अगर सही तरीके से डोज रेजिमेन लेता रहेगा, डोज रेशनल लेता रहेगा, तो वो जल्दी भी ठीक हो सकता है। बहुत सारी कॉस्ट बच सकती है उसकी, है ना, थ्रू द अप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इवेंट। बहुत सारी दवाएं अगर सही तरीके से ली जाए तो उनके एडवर्स इवेंट नहीं होंगे, अदरवाइज उसके लिए एक्स्ट्रा मेडिकेशन चालू करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजों में फायदा होता है पेशेंट काउंसलिंग के थ्रू। इंप्रूव द सेल्फ कॉन्फिडेंस, रीस्टोर द इमोशनल बैलेंस। अगर पेशेंट को पता चल जाए कि ये दवा है भाई, ये दवा खाने से हम 10 दिन बाद ठीक हो जाएंगे, तो एक पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है कि चलो भाई 10 दिन में हम ठीक हो जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, है ना। अब वहीं अगर पेशेंट को यह पता चल जाए कि भैया तुम 1 साल के लिए तो गए काम से, अब हॉस्पिटल में ही रहोगे 1 साल तक, पेशेंट ऐसे ही टूट जाता है। कोविड टाइम पे मेरा अपना मानना है लोगों की मरने की तादाद ज्यादा सिर्फ इसीलिए हुई कि वहां पे जो पेशेंट हॉस्पिटल में गया वो अपने घर वालों से नहीं मिल पा रहा था। घर वालों को यह तक नहीं पता कि अगर उसकी मृत्यु हुई है तो किस रीजन से हुई, आखिरी समय पे उसकी क्या इच्छा थी।
जिनके घर के भी लोग गए उनका सबसे बड़ा दर्द ये है कि आखिरी बार वो क्या कहना चाह रहे थे, उनके मनोदशा क्या थी, ये कुछ नहीं पता चल पाया। इवन मरने के बाद भी बहुत लोगों को तो डेड बॉडी तक नहीं मिल पाई। तो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी टाइम था वो, है ना। अब पेशेंट पोटेंशियल बेनिफिट टू फार्मासिस्ट, अभी हमने क्या देखा, पेशेंट को काउंसलिंग से क्या फर्क पड़ता है, क्या फायदा होता है। अब हम देखेंगे फार्मासिस्ट को क्या फायदा होता है। बताओ भाई, फार्मासिस्ट को क्या फायदा हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, इनहेंस द प्रोफेशनल स्टैंडिंग। अगर कोई काम आप बार बार करते हो, सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, 1 साल पहले मैंने इस चैनल को चालू किया था, सबसे पहला मेरा वीडियो था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, पुराना है ना, 1 साल पहले का वीडियो, छोटे से बोर्ड पे था, व्हाइट बोर्ड पे। तब का कॉन्फिडेंस देखो और आज का वीडियो देखो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। तो बार बार पेशेंट की काउंसलिंग करने से और वैरायटी ऑफ पेशेंट काउंसलिंग से, इसीलिए जितने बच्चे पढ़ते हैं मुझसे, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब सेकेंड ईयर के बाद आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग लगे तो सरकारी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना। बहुत सारे बच्चे CHC PHC से कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सेटिंग से बस जाते भी नहीं, सर्टिफिकेट ले लेते हैं, अल्टीमेटली नुकसान। सरकारी अस्पताल में इसलिए सजेस्ट करता हूं, नंबर ऑफ पेशेंट, वैरायटी ऑफ पेशेंट वहां बहुत आते हैं, भीड़ बहुत होती है पेशेंट की, आपको सीखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक उसी तरह से जब फार्मासिस्ट अलग अलग तरह के पेशेंट की काउंसलिंग करेगा तो उसकी प्रोफेशनल स्टैंडिंग मीन्स उसका खुद का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इन आइज ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, धीरे धीरे करके प्रोफेशनलिज्म और पेशेंट की नजर में उसकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। परफॉर्म द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द पेशेंट केयर दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द टेक्नीशियन और ऑटोमेशन। जो पेशेंट काउंसलिंग का पार्ट है, ये फार्मासिस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी तरह के टेक्नीशियन से और किसी भी तरह के ऑटोमेटिक टेक्निक के से इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसमें फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती ही है। अपने यहाँ पेशेंट कंप्लायंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मेडिकेशन एरर होने की वजह सिर्फ यही है कि फार्मासिस्ट को अभी तक उसके राइट्स नहीं मिले हैं पेशेंट काउंसलिंग करने का। दूसरा, जब आप पेशेंट काउंसलिंग करते हो तो आपको लगता है आपने कुछ किया है, राइट, मीन्स जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरा, वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड, मीन्स जब आप पेशेंट काउंसलिंग लगातार करते हो तो आप धीरे धीरे करके उसके चार्जेस, फीस लेना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से क्या है, आपकी इनकम भी बढ़ने लगी, रेवेन्यू जनरेशन होने लगा है ना। कंसल्टेंसी फीस जैसे डॉक्टर्स लेते हैं, अब फिर आप कर सकते हो, तो आपके लिए क्या भाई, पैसा भी आ रहा है और आपकी वैल्यू भी बढ़ रही है। तो फार्मासिस्ट को बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग के स्टेज की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इफेक्टिव पेशेंट काउंसलिंग हेल्प करता है पेशेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट को क्या हेल्प करता है, समझने के लिए उसकी बीमारी के बारे में, इलनेस, नेसेसरी लाइफ स्टाइल चेंजेस। अब अगर बीमारी हुई है तो उसको लाइफ स्टाइल में और क्या क्या चेंजेस लाने जरूरी हैं। फार्माकोथेरेपी मींस दवा किस तरह से, किस एंगल से, किस तरह से काम करेगी और कैसे पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। ये सारी चीजें पेशेंट काउंसलिंग का ही पार्ट होती हैं। इन टर्म्स ऑफ द पेशेंट काउंसलिंग द फार्मासिस्ट बियर द ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट काउंसलिंग के नाम पे फार्मासिस्ट के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, राइट, जो सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट ही निभा सकता है। डॉक्टर्स ने उठा रखी है आज की डेट में, यही वजह है कि ये काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा। भाई जिसका जो काम है उसको करने दो। डॉक्टर का काम है डायग्नोज करना, है ना, वो डायग्नोज भी करता है, वो काउंसलिंग भी करता है, इसीलिए उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा है। काउंसलिंग द फार्मासिस्ट शुड हैव द सफिशिएंट नॉलेज and skill the communicator who can use both verbal non-verbal communication technique। जब फार्मासिस्ट किसी पेशेंट की काउंसलिंग करता है उस वक्त ये नहीं करना चाहिए कि नहीं हमको अंग्रेजी आती है, हम खाली अंग्रेजी में बोलेंगे। कोशिश ये करना चाहिए कि पहले पेशेंट की कंडीशन को समझो। पेशेंट गांव से आया है, शहर से आया है, जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो वो उसकी समझ में आ रही कि नहीं। मीन्स जैसा देश वैसा भेष। अगर गांव से आया है तो आप उसकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करो, जिससे वो क्या बहुत कंफर्टेबल फील करेगा और आपसे सारी बात बताएगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। ठीक, मीन्स वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू टाइम और अकॉर्डिंग टू पेशेंट
फार्मासिस्ट को चेंज कर देनी चाहिए। Both the patient and pharmacist benefit greatly from the communicating with the patient about their medication. फार्मासिस्ट हो चाहे पेशेंट हो, दोनों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है जब दोनों आपस में, फार्मासिस्ट जो है समझाता है पेशेंट को उसके बारे में जो दवाएं उसको दी गई हैं। ठीक, द पेशेंट will have the better understanding of the prescribed therapy purpose, how to use the medication properly. पेशेंट को समझ में आता है कि जो डॉक्टर साहब ने उसको दवा दी है उस दवा का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर उसको ये समझ में आ जाए कि ये दवा खाने से हम एकदम स्वस्थ हो जाएंगे तो उसका ट्रस्ट जो है डॉक्टर पे, फार्मासिस्ट पे और उस दवा पे बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है? सब चीजें पेशेंट काउंसलिंग का पार्ट होती हैं, राइट। रिड्यूस द साइड इफेक्ट। अब जाहिर सी बात, अगर पेशेंट को पता है कि किस तरह से दवा लेनी है, किस टाइम पे लेनी है, तो जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं उसके गलत तरीके से दवा लेने से वो कम हो जाते हैं। पेशेंट एडहेरेंस टू ट्रीटमेंट, द प्लान हैज इंप्रूव। प्लान को बढ़ा अच्छे से फॉलो किया जा सकता है। मेडिकेशन एरर और मिसयूज घट जाएंगे अगर पेशेंट काउंसलिंग होगी तो। पेशेंट पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ द थेरेपेटिक प्लान इंप्रूव द पेशेंट सेल्फ मैनेजमेंट, राइट। लोअर द हेल्थ केयर कॉस्ट। अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो जो दवा 10 दिन चलनी हो दवा 5 दिन में भी बंद हो जाएगी। अगर डॉक्टर ने बोला भाई दिन में 3 बार दवा खानी है और आप कभी भी उठ के खा ले रहे हो, कोई टाइमिंग नहीं है, तो 10 दिन क्या 20 दिन भी खाओगे तो आराम नहीं मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट को तो समस्या यही है, बुखार आ रहा, डॉक्टर साहब ने कहा भाई 3 दिन दवा खा लो आराम मिल जाएगा। अब पेशेंट ने क्या किया, भाई 1 दिन दवा खाई, दूसरे दिन बुखार नहीं आया, दवा खानी बंद कर दी। अरे भाई 3 दिन का डोज दिया गया तो 3 दिन खा लो। पता लगा 2 दिन बाद फिर दवा, फिर जो है उसको बुखार आना शुरू हुआ, फिर डॉक्टर साहब ने जो दवा दी थी फिर उसने खा ली। करते करते इस तरह 6-6 महीने लोगों का। फिर बाद में पता चलता भैया इनको तो टाइफाइड हो गया है, इनको तो ये बीमारी हो गई, इनको तो ये बीमारी हो गई, अब एडमिट करना पड़ेगा। सोचो, जो काम 20 रुपए की दवा से हो सकता था अब उस काम को ठीक करने के 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कहने का मतलब जो नॉलेज की कमी है पेशेंट के पास, काउंसलिंग से वो नॉलेज भरपूर मात्रा में पेशेंट तक पहुंच जाता है। अब काउंसलिंग कंटेंट की बात करें, भाई टॉपिक है ना आपके उसमें काउंसलिंग कंटेंट। अब द काउंसलिंग कंटेंट इज थॉट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सेशन। अब जो पेशेंट काउंसलिंग पेशेंट आपके पास आया है, अब आपको यह पता होना चाहिए कि आप उससे क्या क्या डिस्कस करने वाले हो, कंटेंट क्या होगा आपका, है ना। तो फार्मासिस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट हिज और हर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट रेजिमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेप। इस स्टेप में फार्मासिस्ट क्या करेगा, उस दवा के बारे में समझाएगा, दवा का रेजिमेंट समझाएगा, ट्रीटमेंट प्लान समझाएगा, कितने दिन तक वो दवा चलनी है, किस तरीके से चलनी है, कितने दिन में पेशेंट ठीक हो जाएगा, कौन सी डाइट लेनी है, क्या परहेज, कहते हैं ना जब कोई बीमारी के लिए जाओ डॉक्टर साहब क्या खाना है क्या नहीं खाना, कौन सा परहेज करना है, मीन्स कौन सी चीज नहीं खानी है। ठीक, डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज में क्या मॉडी, भाई कोई जिम जा रहा है उसको जॉन्डिस हो गई है, किसी को डेंगू हो गया है, जिम जा रहा है तो फिर उसके लिए नुकसानदायक है। मीन्स बीमारी के हिसाब से अगर एक्सरसाइज करता है तो उस एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन कौन से करने उसको पता चलेगा। ठीक, फॉलो द टॉपिक आर द फ्रीक्वेंटली डिस्कस। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में मीन्स लगभग डिस्कस किए जाते हैं, जैसे मेडिकेशन नेम एंड स्ट्रेंथ, कौन सी दवा का नाम क्या है और वो कितने स्ट्रेंथ की, भाई 650 mg, 500 mg, 375 mg, 1 ग्राम कितने mg की, वो बताना। रीजन वाई इट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड एंड हाउ इट वर्क्स। सबसे बड़ी चीज पेशेंट को ये पता होनी चाहिए कि डॉक्टर ने ये दवा उसको क्यों दी है। भाई पेशेंट को क्या लाल पीली नीली दवा मिल गई, अब वो कंफ्यूज है भाई कौन सी दवा खानी। जब उसको ये पता चल जाएगा इस दवा का क्या पर्पस है और उसकी बीमारी को ठीक करने में उस दवा का क्या रोल है, तो पेशेंट का ट्रस्ट बढ़ता है उस दवा के प्रति, एक साइकोलॉजिकल अफेक्शन बढ़ता है, राइट। हाउ टू एडमिनिस्टर द मेडिसिन, और मेडिसिन को किस तरह से खाना है। ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, कितने दिन तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। पेशेंट बहुत क्या माइंड सेट हो जाता है कि हाँ भाई 4 दिन दवा खाएंगे फिर हम ठीक हो जाएंगे, राइट। पोटेंशियल साइड इफेक्ट, अब दवा खाने के बाद उसको हेडेक हो रहा है, नींद आएगी
क्या होगा ये उसको पता होना चाहिए। जब उसको पता है फिर वो सिम्टम अगर डेवलप होते हैं तो उसको परेशानी नहीं होती। अब किसी पेशेंट ने दवा खाई, उसको जानकारी नहीं है कि ये दवा, जैसे कोविड का वैक्सीन लिया गया था, कुछ लोगों को बुखार आ गया तो लोग बड़ा परेशान थे, कुछ लोगों को कई दिनों तक बुखार आया, उनके बदन में दर्द था। बाद में क्या है, बाद में सेकेंड डोज लेने गए तो लोगों को जानकारी हो चुकी थी। फिर डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता था या नर्स इंजेक्शन लगा तो पहले बता दे, भाई देखो पैरासिटामोल की गोली अपने पास रखना, बुखार आए तो खा लेना, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये सिम्टम्स हैं, ये होते ही होते हैं। ठीक उसी तरह से पेशेंट को पता होना चाहिए कि जो दवा खा रहा है उसके क्या रिएक्शंस होंगे, क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, उसको पहले से जानकारी होती है। पॉसिबल डाइटरी और द मेडिकेशन इंटरेक्शन मीन्स बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो कुछ दूध के साथ नहीं खाना है, कुछ सब्जियां होती उनके साथ नहीं इस्तेमाल करना है, कुछ खाने के बाद खाना है, कुछ खाने के पहले खाना है। तो ये सारी चीजें पेशेंट को जानकारी होगी तो उसका जो मेडिकेशन थेरेपी है वो इंप्रूव हो जाएगा। राइट। सजेशंस प्रॉपर स्टोरेज सबसे बड़ा पॉइंट होता है, दवा कैसे स्टोर की जाए तो उसके बारे में समझाना। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट थेरेपेटिक बेनिफिट, बहुत कम समय में थेरेपेटिक बेनिफिट समझा देने होते हैं। स्पेशल मॉनिटरिंग नीड सच एज द ब्लड टेस्ट अरेंजमेंट फॉर द एडिशनल सप्लाई, कुछ चीजों की मॉनिटरिंग बहुत ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत होती है, केयर करने की जरूरत होती है। जैसे ब्लड टेस्ट करवाए जा रहे हैं या कुछ एडिशनल सप्लाई और करवानी है तो इन चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है भाई, अभी काउंसलिंग कंटेंट पढ़ रहे थे, अब काउंसलिंग प्रोसेस यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल, वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह की स्किल का इस्तेमाल करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। मैंने बताया ना, जैसे भाई कोई पेशेंट आया, कोई गांव का है, तुम अंग्रेजी बोले चले जा रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई फायदा है। कोई महाराष्ट्र का है, तुम यूपी के हो, यूपी वाले मीन्स जो जहां का है, जिस लैंग्वेज में समझे उसको उस लैंग्वेज में समझाना है, वही अच्छी काउंसलिंग कहलाती है। तो वर्बल स्किल में क्या, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, टोन पे ध्यान देना, ऐसा नहीं उसको लगे कि भाई हमको जो है ये जो साहब है लाठी मार रहे हैं। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। ठीक, आवाज का वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए है, स्पीड, अब ऐसा नहीं कि बड़बड़ बस आपको काउंसलिंग खत्म कर देना है, जैसे किताब की रीडिंग कर रहे हो, सामने वाले की समझ में भी तो आए। भाई 2 मिनट ज्यादा चला जाए वो बेटर है, लेकिन जो समझाओ वो समझ जाए। अब नॉन वर्बल में क्या है, प्रॉक्सिमिटी है ना, जो आप कहना चाह रहे हो इशारे से समझा रहे हो, फेस कैसा है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये क्या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इशारे से। भाई 2 को 2 उंगलियां दिखा दी, भाई 3 घंटे में खाना है, 4 बार खाना है ना। चेहरा आपका बताता है कि आप गुस्सा हो, भाई जैसे कोई बात कही आपने, सामने वाले को अच्छी लगी कि खराब लगी, सिर्फ चेहरा देख लो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई सामने वाले को बात आपकी अच्छी लग रही कि खराब लग रही, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। राइट, तो इसमें भी वही सारी चीजें हैं नॉन वर्बल में। काउंसलिंग इज 2 वे कम्युनिकेशन, भाई 2 वे कम्युनिकेशन, फार्मासिस्ट भी बोलता है, जब फार्मासिस्ट समझाएगा पेशेंट समझेगा, और जब पेशेंट कुछ अपनी बात बताता है तो फार्मासिस्ट बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली उसको सुनता है। क्योंकि जब आप पेशेंट की बात सुनोगे तभी आपको एक्चुअली पता चल पाएगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। यह काउंसलिंग का सबसे बड़ा पार्ट होता है कि फार्मासिस्ट कोशिश करता है फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का, कि फ्रीली पेशेंट उससे अपनी सारी बातें कह सके। जब तक फार्मासिस्ट पेशेंट की सारी बातें समझ नहीं पाएगा तब तक एक हेल्दी काउंसलिंग संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। भाई सिर्फ यही थोड़ी समझाना सुबह दोपहर शाम दवा ले लेना है, अरे सामने वाले के पास दवा खरीदने के पैसे हैं कि नहीं ये भी तो पता करे। दूसरा, सामने वाला समय पे दवा खा पा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, उसको यही नहीं पता इंपॉर्टेंस इस दवा की कि खाके ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये जो है 2 वे कम्युनिकेशन है पेशेंट और फार्मासिस्ट के बीच में एक्टिव इंटरेक्शन का। डिपेंडिंग ऑन द मेडिकेशन द पेशेंट शुड बी द काउंसिल्ड इन द सेमी प्राइवेट और प्राइवेट एरिया अवे फ्रॉम अदर पीपल डिस्ट्रैक्शन। देखो डिपेंड करता है किस तरह की मेडिसिन है। अब किसी को मान लिया कुछ प्राइवेट तरह की बीमारी है कि सामने किसी के सामने या फैमिली मेंबर के सामने पेशेंट डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अब जब वो बीमारी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता तो जो अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम उसको फील हो रही है वो प्रॉब्लम कैसे बता पाएगा। इस तरह में होता क्या है, जैसे किसी के घर वाले, भाई किसी बच्चे को किसी तरह की कोई बड़ी समस्या आ गई है ना, मान लिया किसी तरह का कोई गुप्त रोग हो गया किसी को,
राइट। कहीं किसी के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया, अब उसके घर वाले ले गए डॉक्टर साहब के पास। अब डॉक्टर साहब पूछ रहे बेटा क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को अंदाजा लग गया कि भाई कुछ समस्या ऐसी है जो घर वालों के सामने नहीं कहने पा रहा है। तो उस क्या बोलेगा, काउंसलिंग, डॉक्टर काउंसलिंग करे या फार्मासिस्ट काउंसलिंग करे? वहां पे वो क्या कहते हैं कि भाई साहब आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं बच्चे से अकेले बात करना चाहता हूं। अब बच्चा जब अकेले है, काउंसलिंग इसीलिए सेमी प्राइवेट या प्राइवेट एरिया में होती है कि डॉक्टर के सामने, मेल हो चाहे फीमेल, अपनी बात खुल के, कहते हैं ना वकील और डॉक्टर से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कोई केस लड़ने जा रहे हो तो वकील से सब कुछ बता दो, सच्चाई बता दो, भले तुम बेईमान हो। वैसे ही डॉक्टर से आप अपनी सारी बात, चाहे अच्छी बात हो, आप दारू पीते हो, हाँ बता दो भाई हम दारू पीते, सिगरेट पीते हो आप, क्योंकि डॉक्टर को जब आप सब बताओगे तभी वो आपका मेडिकेशन थेरेपी प्लान कर पाएगा, राइट। तो ये सब चीजें तभी हो सकती हैं जब भीड़ में ना हो, पेशेंट को लगे कि हमारी बातें कोई और नहीं सुन रहा है, सिर्फ डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, तो वो अपनी बात खुल के बताएगा। इसीलिए काउंसलिंग के लिए सेमी प्राइवेट या प्राइवेट एरिया की व्यवस्था की जाती है। द काउंसलिंग एरिया शुड बी perceived as the private secure conductive learning by the patient, ठीक। Keep both parties focus the conversation, जिसकी वजह से कोई इंटरेक्शन ना है, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट और पेशेंट दोनों का ध्यान एक दूसरे की बातों में रहे, ताकि जो भी पेशेंट से फार्मासिस्ट पूछ रहा है पेशेंट समझ सके, उसका जवाब दे। जो डाउट्स हैं पेशेंट को वो फार्मासिस्ट से पूछ सके और फार्मासिस्ट पेशेंटली उसको अपनी बात समझा सके। ये काउंसलिंग प्रोसेस होता है, ठीक। फिर आता है क्लोजिंग कैसे करना है काउंसलिंग की। भाई काउंसलिंग हो गई, सब समझ में आ गया, अब काउंसलिंग को क्लोज कैसे करना है। क्लोज में जो फार्मासिस्ट होता है वो ये एश्योर करना करेगा कि भाई जो पूरा काउंसलिंग सेशन हुआ है वो सारी चीजें पेशेंट को समझ में आई कि नहीं। आस्क इफ दे कुड रिकॉल, मींस पेशेंट से पूछेगा कि भाई अगर जरूरत हो तो मैं किसी चीज को दोबारा रिपीट करूं, और क्रॉस क्वेश्चन एक दो करता है जिससे कि फार्मासिस्ट कंफर्म हो जाए कि सामने वाले को समझ में आया है। रेज द क्लियरिंग द पेशेंट डाउट अबाउट द सेशन, अगर पेशेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है इस काउंसलिंग सेशन में तो फार्मासिस्ट उसको दूर करता है। इफ रिक्वायर्ड फार्मासिस्ट ऑफर देयर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन टू इंस्पायर द पेशेंट कंसर्निंग डाउट, मींस अगर जरूरत है तो फार्मासिस्ट क्या करता है, अपना नंबर दे देता है, किसको, या अपना नंबर दे देता है या पेशेंट का नंबर ले लेता है, एक दूसरे से क्रॉस कम्युनिकेशन करने के लिए कि किसी तरह का कोई फार्मासिस्ट को डाउट है, किसी तरह का पेशेंट को डाउट है तो वो फार्मासिस्ट से पूछ सके, ठीक, जिसकी वजह से उसका डाउट क्लियर हो जाए। इट कैन बी सेड दैट द पेशेंट काउंसलिंग इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफेक्टिव मेडिकेशन। बेसिकली कहा जा सकता है कि जो पेशेंट काउंसलिंग है वो इफेक्टिव मेडिकेशन थेरेपी का ही पार्ट होता है। दवा कितनी भी अच्छी आप दे दो, अगर पेशेंट सही तरीके से नहीं खाएगा तो चाहे दवा 1 लाख रुपए की हो कोई फायदा नहीं है। जब पेशेंट दवा सही तरीके से खाएगा तभी पेशेंट का फायदा है, बराबर। गुड काउंसलर कैन हेल्प अ पेशेंट रिमेंबर टू टेक हिज मेडिकेशन। जो अच्छा काउंसलर है वो इस तरह से पेशेंट को समझाता है कि पेशेंट दवा को भूलेगा नहीं, सही तरीके से दवा को लेगा, ठीक। तो ये क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन कंप्लीट हुआ, मींस जो पहला पार्ट हमने बात करी थी वो कंप्लीट होगा। अब बैरियर्स क्या है काउंसलिंग में वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कहीं कुछ डाउट हो, 2-3 लेक्चर लगेंगे, खत्म हो जाएगा ये ना। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जवाब दे दिया जाएगा। ओके, बाय।